आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियांक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण का केस कैसे कोर्ट में लड़ा जाता है, कोर्ट उसमें क्या प्रक्रिया अपनाती है। ऐसा कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। एक दूसरे को वचन देते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। शादी होती है, थोड़े समय तक बहुत ही अच्छा चलता है, घूमना फिरना, एक दूसरे का ख्याल रखना। प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब एक दूसरे को धीरे धीरे जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बेबी, जानू, सोना, बाबू सब धरा का धरा रह जाता है जब पत्नी अपना रौद्र रूप दिखाती है। बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर चलता है, अर्थात पति एक बार लड़ाई कर ले तो एक केस के साथ 2 केस फ्री मिलते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भरण पोषण का अर्थ होता है गुजारा पाने का अधिकार, अर्थात अन्न, वस्त्र, निवास एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए पैसे लेने का अधिकार। आमतौर पर भरण पोषण शब्द निम्न धाराओं में देखने के लिए मिलता है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, धारा 18 से 23 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, धारा 5 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि संशोधित है 2019 का, और धारा 37 विशेष विवाह अधिनियम 1956। वैसे तो ये सभी धारा 125 में कवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग परिस्थितियों और धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून चलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए धारा 5 में बताया गया है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम में। इसी प्रकार हिंदुओं के लिए यहाँ पे बताया गया है। और धारा 37 विशेष विवाह अधिनियम में क्या बताया गया है कि जब अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर लें तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, वह होगा विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इतने कानूनों की इतनी धाराओं में भरण पोषण शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। सामान्यतः जब शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच आपस में नहीं बनती और लड़ाई झगड़ों से बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, या फिर पति और उसके परिवार वालों द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करना, बुरा भला कहना, दहेज की मांग करना। ऐसी परिस्थितियों में पत्नी द्वारा अपने पति व पति के परिवार वालों, सास, ससुर, देवर, देवरानी, नंद, जेठ, जेठानी आदि पत्नी क्या है सबको लपेटे में ले लेती है। तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। पत्नी के द्वारा 3 प्रकार के केस पति और पति के परिवार वालों के विरुद्ध किए जाते हैं। पहला हो गया FIR केस, धारा 498 भारतीय दंड संहिता का। जैसे ही पत्नी पर अत्याचार हुआ, पत्नी तुरंत थाने जाएगी और वहां जाके शिकायत कर देगी कि ससुराल वालों ने मुझे प्रताड़ित किया, मारपीट की, दहेज की मांग की। तो इसके ऊपर से पुलिस FIR दर्ज कर देगी 498A इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत। ये हो गया बाय 1 और गेट 2 फ्री ये रहे धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। धारा 125 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति भरण पोषण अर्थात जीवन यापन करने के लिए पैसे लेने के अधिकारी होंगे। किससे? पति से या फिर बेटे से। जैसे वृद्ध माँ बाप हैं तो वो बेटे से पैसे की मांग कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। इसी प्रकार पत्नी भी अपने पति से मांग कर सकती है, या फिर नाबालिग बच्चे अपने पिता से मांग कर सकते हैं भरण पोषण की, या फिर ऐसी बेटी जिसकी शादी ना हुई हो। तो इतने लोग क्या है भरण पोषण की अर्थात जीवन यापन के लिए पैसे की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में यह बताया गया है कि किसी महिला जो कि शादीशुदा है और उसके ऊपर कोई क्रूरता या हिंसा होती है पति या उसके परिवार वालों द्वारा, तो उसके पास क्या रेमेडी है। इस प्रकार पति व उसके परिवार वालों के ऊपर 3 केस दर्ज होते हैं और ये तीनों केस अलग अलग दर्ज होकर एक साथ चलते हैं। अर्थात FIR केस जो धारा 498A के तहत होगा, ये केस क्या है RCT रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल में दर्ज होता है। और धारा 125 व धारा 12 के केस MJCR मिसलेनियस जुडिशियल केसेस क्रिमिनल में दर्ज होकर 3 अलग अलग केस चलते हैं। ये RCT और MJCR क्या है? ये केसों के मद होते हैं। जिस प्रकार का केस होता है उसी मद में उसे दर्ज कर दिया जाता है। जैसे आप कोई सिविल सूट लगाएंगे तो वो किस में दर्ज होगा? RCSA रेगुलर सिविल सूट में। कोई वसूली का केस है तो रेगुलर सिविल सूट क्लास B। तो जैसी केस की प्रकृति उसी मद में उसे दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार 3 अलग अलग केस चलते हैं पति के ऊपर। वह प्रक्रिया कि एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण कैसे प्राप्त कर सकती है। झगड़ा होने के बाद या दहेज की मांग या गाली गलौच या मारपीट होने की स्थिति में सबसे पहले पत्नी को तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर पति व उसके परिवार के वे लोग जिन्होंने परेशान किया है उनके विरुद्ध शिकायत करनी होती है। पत्नी चाहे
तो अपने मायके जाकर वहां के थाने में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस शिकायत पर से पुलिस FIR दर्ज करती है और पति और उसके परिवार वालों के ऊपर धारा 498 भारतीय दंड संहिता का क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पत्नी को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में भी शिकायत करनी होती है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पति और पत्नी को समझाइश दी जाती है कि एक दूसरे को समझे और अच्छे से साथ रहें। यह शिकायत आगे चल के दूसरे केसों में सहायता देती है कि पत्नी द्वारा रिश्ते को संभालने की कोशिश की गई थी। यह शिकायत चाहे तो पति भी कर सकता है, उसके भी काम पड़ेगी। ये दोनों कार्य करने के बाद पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन फैमिली कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC की कोर्ट में दायर करना होता है। कई जगह फैमिली कोर्ट होती हैं जो सिर्फ परिवार से संबंधित केस देखती हैं, जैसे कि शादी के मैटर्स। लेकिन कई शहर क्या छोटे होते हैं, वहां पे फैमिली कोर्ट नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में पावर किसको दिए गए हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। तो यदि फैमिली कोर्ट नहीं है तो JMFC की कोर्ट में 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन करना होता है। धारा 125 भरण पोषण का केस दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: शादी का कार्ड, शादी के फोटोग्राफ्स जिसमें पति पत्नी साथ में हो, पति की आय, सैलरी स्लिप। यदि नहीं है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत निकलवा सकते हैं। जहां पति नौकरी करता है वहां RTI लगा सकते हैं। यदि पति या पति के पिता अर्थात ससुर जी के नाम पर जमीन है तो जमीन का खसरा, किस्तबंदी की सर्टिफाइड कॉपी लोक सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय से निकलवा सकते हैं। पत्नी का पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, यदि बच्चे हैं तो उनका भी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पति की आय अर्थात उसकी सैलरी स्लिप, और दूसरा उसके नाम पे कोई जमीन है तो उस जमीन की खसरा किस्तबंदी की सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि इनके आधार पर ही भरण पोषण की राशि तय की जाएगी कि पत्नी कितने पैसे पति से पाने की हकदार है। क्योंकि जितनी पति की आय होगी उसके हिसाब से ही भरण पोषण की राशि तय की जाती है। सभी दस्तावेज मिल जाने के बाद धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का आवेदन तैयार कर कोर्ट में दायर करना होता है। तो ये रहा आवेदन। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पार्टीज के नाम चेंज कर दिए गए हैं। घटना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति इस एड्रेस पे नहीं रहता और ये नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। ये बस प्रैक्टिकली समझाने के लिए लिखा गया है कि आप ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो ये हो गई पत्नी जिसके साथ क्रूरता की गई है, दहेज की मांग की गई थी, मारपीट की गई थी, और ये हो गया उसका बच्चा। तो पत्नी हो गई आराध्या और बच्चे का नाम हो गया विवान। ये हो गए क्या आवेदक गण। अनावेदक किसे बनाएंगे? पति को। पति का नाम हो गया अनिमेश। अच्छा, कई स्थितियां क्या बनती हैं कि पति की मृत्यु हो जाती है कई बार। तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या है, अपने ससुर से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो फिर यहाँ पे पक्षकार बनाया जाएगा ससुर जी को। ससुर जी कौन हो गए? अनिमेश के पिता विजय। लेकिन हम यहाँ पे अभी पति को जिंदा रख रहे हैं क्योंकि हमको 3 केस यहाँ पे कवर करने हैं, 498A, धारा 12 और CRPC 125। तो यहाँ पे क्या है, पति द्वारा क्रूरता की गई है, पति के घर वालों द्वारा और उसके द्वारा दहेज की मांग की गई है। तो इसके लिए पत्नी ने क्या FIR दर्ज करवा दी 498A के तहत। अब वो अलग रह रही है। अलग इसलिए रह रही है क्योंकि ये लोग दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी क्या है, ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती, तो अलग रह रही है। तो CRPC 125 के तहत उसके पास ये शक्ति है कि भरण पोषण की मांग कर सकती है। फिर आता है टाइटल, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टोरी ली है कि आमतौर पर CRPC 125 के केसों की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो आवेदक गण की ओर से निम्न निवेदन है। आवेदक गण कौन हो गए? पत्नी और बच्चा। पहले पैरा में आप स्टार्टिंग से बताएंगे कि कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? हमेशा शादी से होती है कि आवेदिका आराध्या जो है इसका विवाह अनिमेश के साथ इस तारीख को हुआ था। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सी विधि से शासित होते हैं। भाई मुस्लिम विधि से होते हैं, हिंदू विधि से होते हैं, क्रिश्चियन विधि से होते हैं, कौन सी विधि आपके ऊपर कोर्ट लगा दे। तो हिंदू रीति रिवाज से 7 भावर पढ़कर अर्थात 7 फेरे पढ़कर स्थान बता दीजिएगा कहां से शादी हुई है। तो वृंदावन गार्डन भोपाल से हुई थी। तभी आवेदिका अनावेदक की जोजियत में रहती चली आ रही है। अब कोई बच्चा है तो सेकंड पैरा में आप ये बताएंगे कि आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 1 के संसर्ग से अर्थात सेक्स, संभोग, इंटरकोर्स कुछ भी कह लीजिए। तो इससे क्या है, दिनांक 27/4/2019 को आवेदिका ने एक पुत्र को जन्म मायके में दिया। ये भी बताइएगा कि जन्म कहाँ दिया था। आमतौर पर पत्नी क्या है ये प्रूफ करने में लगी रहती है। एक्चुअली पत्नी प्रूफ नहीं करती, उसके वकील साहब प्रूफ करते हैं कि बच्चे का जन्म तो मायके में हुआ था। क्यों करते हैं? जैसे सिंपैथी मिल सके कि पति तो भाई शुरू से ध्यान नहीं दे रहा, बस यहाँ पे संसर्ग कर लिया, मतलब सेक्स कर लिया,
फिर प्रेग्नेंट है, बच्चा हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है पति को, वो तो अपने में लगा रहता है। तो इस लाइन से क्या है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जो सही है आप वही लिखिएगा। तो यहाँ पे सही बात ही लिखी है कि मायके में जन्म हुआ था बच्चे का। यदि आप झूठ लिख देते हैं और पति ऐसे कोई डॉक्यूमेंट लेके आ गया हॉस्पिटल के कि इलाज उसने ही करवाया था, इलाज का खर्चा भी उसी ने दिया था, जो भी डिलीवरी हुई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे सब खर्चा उसी ने उठाया था, तो फिर आपकी बात यहाँ पे झूठी पड़ जाएगी। ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि पति शुरू से ही ध्यान नहीं देता। तो बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विवान है, और बच्चा क्या है, आवेदिका के साथ निवास कर रहा है। अब थर्ड पैरा से आपकी स्टोरी चालू होती है कि विवाद कब स्टार्ट हुआ। यह कि आवेदिका को अनावेदक के द्वारा शादी के कुछ समय तक अच्छे से रखा गया। उसके बाद अनावेदक द्वारा कम दहेज लाने पर से लड़ाई झगड़ा करने लगा। सास कहती थी कि तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। दारू पीकर अनावेदक छोटी छोटी बात पर मारपीट करता था। अनावेदक का बड़ा भाई आशीष लड़ाई झगड़ा करवाता और छोड़ छुट्टी करवाने की धमकी देता। चालू भाषा में छोड़ छुट्टी कहा जाता है। छोड़ छुट्टी का मतलब होता है कि भैया तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, निकल पहली फुर्सत में पत्नी तू यहाँ से, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो इस प्रकार की धमकी देता था अनावेदक का भाई, और अनावेदक भी उसकी बातों में आकर छोड़ छुट्टी की धमकी देता था और बड़े भाई का साथ देता था। घर ना बिगड़े इस कारण आवेदिका ने कोई शिकायत थाने में नहीं की। भाई ये बात लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग तो ऐसी चीज है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि शादी के कुछ समय तक अच्छा रखा। शादी कब हुई थी? 2016 में। तो कुछ समय भाई कितना होता है? 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल। उसके बाद आप बोल रहे हो कि दहेज की मांग करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो 2 साल भी मान लो 2016 से 2018, या 3 साल भी मान लो मैक्सिमम 2019, बच्चे का जन्म ही हो गया। तो अब चल रहा है 2023। तो 4 साल से आप कहाँ सो रही थी देवी जी? आप तो ये बता दो, आपने थाने में कोई शिकायत क्यों नहीं की जब आपके साथ लड़ाई झगड़ा और दहेज की मांग की जा रही थी? तो इसलिए लिखना जरूरी है कि घर ना बिगड़े इस कारण आवेदिका ने कोई शिकायत थाने में नहीं की। नहीं तो कोर्ट को ऐसा लगेगा कि फिजूल का केस किया जा रहा है, न कोई बात, न चीत, न कोई शिकायत, सीधा भरण पोषण मांगने आ गई ये औरत। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग का सोच समझ के करनी पड़ती है बहुत। हर एक लाइन के पीछे कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, जैसे मैंने आपको 3 पैराग्राफ में समझाया। आप जो भी लिख रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, नहीं तो आपका केस खतरे में आ जाएगा। अगले पैरा में क्या बताती है कि पहले तो दहेज की मांग करने लगे, उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो अनावेदक क्या है, फरवरी 2022 में यह कहकर मायके छोड़कर आया कि 10-15 दिन मायके में रह लो, उसके बाद आकर ले जाऊंगा। बताओ ऐसे पति कहाँ मिलते हैं? जा बीबी जा, मायके रह ले जाके, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ऐसा कह के ये क्या है, पत्नी को मायके छोड़कर आ गया। अब 10-15 दिन के क्या कई महीने निकल गए, लेने ही नहीं आया। तो अगले पैरा में पत्नी क्या बताती है कि आवेदिका के पति ने रिश्तेदारों एवं अनावेदक व उसके परिवार वालों को बुलाकर सामाजिक पंचायत लगवाई और सभी लोगों ने अनावेदक को समझाया कि अपनी पत्नी व बच्चों को साथ लेकर अच्छे से रहो। तो ऐसा क्या है, अनावेदक अर्थात पति को समझाया गया। तो पति ने क्या आश्वासन दिया कि ठीक है, अच्छा, शीघ्र लेवा ले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज दिनांक तक आवेदक गण को लेवाने नहीं आया। समाज की पंचायत में बोल दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूं, अच्छा, अच्छे से रखूंगा, कुछ दिन बाद में आके ले जाऊंगा। लेकिन 2022 का 1 साल हो गया, आज तक लेने नहीं आया। अनावेदक जब भी आवेदिका के मायके आता था, आवेदिका के पिता से उधार पैसे मांगकर ले जाता था और दामाद लड़की को खुश रखे, इस कारण आवेदिका के पिता पैसे दे देते थे। यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कहानी कैसे चलेगी। आप अपनी स्टोरी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अपने शब्दों में लिखेंगे। अब आती हैं दया भरी बातें, सिंपैथी वाली। यह कि आवेदिका अपने पुत्र के साथ मजबूरी में अपने पिता के घर असहाय जीवन व्यतीत कर रही है। आवेदिका के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता भी हो तो चल जाओ डॉक्टर के यहाँ, इलाज के पर्चे बनवा लो। स्वास्थ्य खराब हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है स्वास्थ्य खराब करना किसी की। कौड़ी के भाव इलाज के पर्चे बन जाते हैं 250 रुपए में। पहचान वाला डॉक्टर हो तो फ्री में बना कर दे देता है। अरे भाई साहब, तुमसे क्या पैसे लेना यार। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आवेदिका के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वे व्यापार करते हैं एवं परेशानी में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आवेदिका के पिता के 2 बच्चे शादी योग्य हैं, जिनका भरण पोषण व शादी की जवाबदारी आवेदिका के पिता की है। एक तो पति ने भगा दिया, मायके में रह रही है, पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, व्यापार करते हैं, 2 बच्चों की और शादी करनी उनकी जिम्मेदारी भी है। कितनी दया भरी बातें हो गई यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या है, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है। अब अगले पैरा में आप बताएंगे कि आप कितने शिक्षित हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते, कितना भरण पोषण चाह रहे हैं। तो यह कि आवेदिका कम पढ़ी लिखी महिला है, उसकी आय का कोई साधन नहीं है।
आवेदिका को अपने भरण पोषण, दवाई, कपड़े एवं अन्य खर्चे के लिए 7,000 रुपये एवं पुत्र की पढ़ाई, भरण पोषण, कपड़े इत्यादि के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। यह हो गया पत्नी का खर्च, यह हो गया छोटे बच्चे का खर्च। आपके पति की जितनी आय हो आप उस हिसाब से डालिएगा। मान लीजिए कोई बड़ा डॉक्टर है आपका पति, या कोई इंजीनियर है, या कोई बहुत बड़ा एडवोकेट है, टैक्स फिल करता है। वैसे तो एडवोकेट टैक्स फिल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग क्या है, बड़ी लॉ फर्म वाले होते हैं, अपनी फर्म खोल लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो ऐसे लोग क्या इनकम टैक्स भरते हैं। तो लाखों में कमाई है महीने की, तो उस हिसाब से आप इसको 50,000 60,000 भी कर सकते हैं। अगले पैरा में आप क्या है, पति की आय बताएंगे कि पति की आय कितनी है। तो यह कि अनावेदक एक स्वस्थ व्यक्ति होकर कपड़ा व्यवसाय का कार्य करता है, और उसके पास कोई जमीन हो तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा कि अनावेदक अर्थात पति जो है किसानी में 3 फसल लेता है। आमतौर पर किसान लोग क्या है 3 से 4 फसल लेते ही हैं एक साल में, जिससे लगभग उसे क्या है 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होती है। अनावेदक आवेदक गण का भरण पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिखिएगा, मैंने लिखी नहीं है, इसकी PDF बनाऊंगा जब लिख दूंगा। वह लाइन ये है कि अनावेदिका अनावेदक के समान ही जीवन जीने की अधिकारी है, अर्थात जैसा जीवन ये जी रहा है वही अधिकार पत्नी को भी है। और लास्ट में आती है प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को संज्ञान में लेते हुए अनावेदक से आवेदिका को 7,000 रुपये, अंकन 7,000 रुपये एवं अनावेदिका के पुत्र के भरण पोषण हेतु 3,000 रुपये, अंकन 3,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलवाने का आदेश न्याय हित में पारित करने की कृपा करें। लास्ट में आता है स्थान, दिनांक, अधिवक्ता के साइन और आवेदक गण के साइन। क्योंकि बच्चा तो नाबालिग है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द्वारा माता एवं नैसर्गिक संरक्षक आराध्या। क्योंकि छोटा बच्चा है, ये तो कोई संविदा कर नहीं सकता, ना ही केस में डायरेक्ट अपीयर हो सकता है, इसलिए द्वारा माता लिखा गया है कि माता ही इसकी नैसर्गिक संरक्षक है, इसकी ओर से यही कार्यवाही करेगी। तो आवेदक गण में सिर्फ क्या है, यहाँ पे पत्नी के साइन आ जाएंगे। धारा 125 CRPC के आवेदन के साथ ही शपथ पत्र भी देना होता है। इस शपथ पत्र में पत्नी अर्थात आवेदिका को अपनी आय, व्यय, संपत्ति, देनदारियां, जमीन, अपनी संतानों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होता है। अर्थात पत्नी नौकरी करती है या नहीं करती, यदि नौकरी करती है तो उसकी आय क्या है, पत्नी के पास कोई जमीन है या नहीं, पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, कोई म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, आदि के बारे में शपथ पत्र में बताना होता है। यदि पत्नी शपथ पत्र में कोई गलत या झूठी जानकारी देती है और कोर्ट को यह पता चल जाता है, तो कोर्ट पत्नी के ऊपर धारा 191, 193, 199 और धारा 209 भारतीय दंड संहिता की कार्रवाई कर सकती है, जिसमें पत्नी को 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनेश वर्सेस नेहा क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020 द्वारा दिया गया है। इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि जब भी CRPC 125 का आवेदन दिया जाएगा, उसके साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में आपको ये सब जानकारियां देनी होंगी, और वो भी सही। यदि आप कोई झूठी जानकारी देते हैं तो इन धाराओं के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, भले ही वो पत्नी हो या फिर पति ही क्यों ना हो। शपथ पत्र तो दोनों को देना होगा। तो आइए वो एफिडेविट भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर टाइटल आएगा कि किस चीज का एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र दे रहे हैं आप। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील नंबर ये रजनेश वर्सेस नेहा व अन्य में दिनांक 4/11/2020 को पारित आदेश एवं दिए गए निर्देशों के तहत यह शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। फिर आएगा शपथ पत्र। इसमें पत्नी अपनी डिटेल्स देगी, नाम, पिताजी का नाम, पति का नाम, और फिर व्यक्तिगत सूचनाएं आ जाएंगी। नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता क्या है, व्यवसाय क्या है, वर्तमान निवास क्या है, विवाह की तिथि क्या है, कब से अलग रह रही है, पृथक रहने की तिथि। फिर तीसरा खंड खा आता है कि क्या पहले कोई कार्रवाइयां हुई हैं या कोई भरण पोषण के बारे में कोई विवरण है, तो वह बताना पड़ेगा कि कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। यदि हुई है तो उसमें कोई आदेश पारित किया गया है, नहीं किया गया, आदेश की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, अर्थात भरण पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि नहीं मिल रहा तो एरियर राशि अर्थात वो राशि क्या है जो कि लेनी है अभी, या फिर कोई स्वैच्छिक प्रबंध हुआ था कि नहीं हुआ था, अर्थात ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी कि इतने इतने महीने में देंगे, इकट्ठा नहीं दे पाएंगे तो, या फिर एक मुश्त भरण पोषण दे दिया था, इस प्रकार की कोई बात तो नहीं हुई थी। यदि हुई थी तो उसका विवरण बता दें। अब खंड ग में बताना है कि आश्रित कौन कौन है, तो पत्नी और बच्चों के नाम हो जाएंगे यदि बच्चे हों तो। फिर आपको खर्चे बताने पड़ेंगे यहाँ पे कि कितना खर्चा होता है आपका महीने में। यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो फिर आपको डिटेल्स भरनी है कि कंपनी का नाम बताना है, उसमें मासिक आय कितनी होती है, कोई रोजगार व्यवसाय है तो उसके बारे में बताइए, कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कितना प्रॉफिट और लॉस होता है आपको,
यदि कोई पार्टनरशिप है तो उसका रिटर्न बताइए कि कितनी बार आपने लास्ट इनकम टैक्स फिल किया था। यदि कोई जमीन वमीन हो तो उसके बारे में विवरण देंगे आप यहाँ पे कि कुल कितनी भूमि है, कहाँ स्थित है, प्रकृति क्या है उसकी। प्रकृति अर्थात सिंचित है कि असिंचित है। सिंचित मतलब सिंचाई वाली है कि नहीं है, फसल वसल होती है कि नहीं उस पर, कृषि योग्य है कि नहीं है, होती है तो कितनी फसलें होती हैं, उन फसलों का विवरण। तो इस प्रकार आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे और उसके बाद इसकी घोषणा कर देंगे आप जो जानकारी दी है बिल्कुल सही है। और यदि इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो मैं न्यायालय को इसकी सूचना दूंगी। बाई चांस कल को नौकरी लग जाए तो इसकी सूचना तुरंत न्यायालय को दी जाएगी। और फिर ये भी कि यदि झूठ बोलती हूँ या झूठ बोलता हूँ, मैंने जो शपथ पत्र में जो बातें लिखी हैं इसमें वो बात गलत साबित होती हैं कल को, तो इन धाराओं के अंतर्गत मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सीआरपीसी 125 के आवेदन के साथ आपको शपथ पत्र देना मैंडेटरी है। पहले पत्नी देगी सीआरपीसी 125 के आवेदन के साथ ही। फिर जब पति इसका जवाब देगा सीआरपीसी 125 के आवेदन का, तो जवाब के साथ साथ पति को भी ये एफिडेविट देना पड़ेगा। धारा 125 सीआरपीसी के आवेदन के साथ ही पत्नी धारा 125 एक सीआरपीसी के दूसरे परंतुक के तहत अंतरिम भरण पोषण का आवेदन भी कोर्ट में दे सकती है। जो इंटरिम रिलीफ होती है अर्थात अंतरिम भरण पोषण का जो आवेदन दिया जाता है वह सीआरपीसी 125 के सब सेक्शन 1 के जो दूसरा परंतुक है उसके तहत दिया जाता है। धारा 125 एक सीआरपीसी के दूसरे परंतुक का आवेदन केस चलते रहने के दौरान पत्नी व बच्चों को भरण पोषण मिलने के लिए होता है। अर्थात जब तक केस चल रहा है, केस में निर्णय नहीं हो जाता, तो इस केस के चलते रहने तक पति पत्नी व बच्चों को हर महीने भरण पोषण दे। तो अंतरिम भरण पोषण का जो आवेदन होता है इसके तहत दिया जाता है कि जब तक केस चल रहा है, केस चलते रहने के दौरान कि पति जो है पत्नी व बच्चों को हर महीने भरण पोषण देगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पत्नी अर्थात आवेदिका के साथ पति या ससुराल वालों ने मारपीट की है तो नियम यह है कि पत्नी को 125 सीआरपीसी के तहत केस दायर न कर धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत केस दायर करना चाहिए। यह आवेदन परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना के माध्यम से कोर्ट में पत्नी द्वारा दायर करवाया जाता है और इसी आवेदन के साथ पत्नी धारा 20 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग केस चलते रहने के दौरान कर सकती है। लेकिन इसके साथ भी एफिडेविट देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके तहत। 125 सीआरपीसी के आवेदन में पत्नी पति व उसके घर वालों पर इल्जाम लगाती है कि शादी कब हुई, शादी कहां से हुई, उसके बाद से ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग करते, मारपीट करते, चरित्र पर लांछन लगाते, इस प्रकार की पूरी घटना के बारे में बताती है। फिर पत्नी पति की आय और संपत्ति के बारे में बताती है, पति के जीवन स्तर का जीवन जीने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना भरण पोषण चाहिए यह बताती है। और इसी के साथ धारा 125 एक सीआरपीसी के दूसरे परंतुक अर्थात अंतरिम भरण पोषण के तहत केस चलते रहने तक भरण पोषण मिलने का आवेदन भी करती है। तो ये रहा सीआरपीसी 125 एक के दूसरे परंतुक के तहत अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने का आवेदन। सेम वही रहेगा, पार्टीज के नाम भी वही रहेंगे, पूरी ड्राफ्टिंग भी वही रहेगी जो 125 के आवेदन में की थी। बस लास्ट में एक पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। वो पैराग्राफ ये है, एक नया पैराग्राफ यहाँ पे जुड़ जाएगा। यह कि आवेदन पत्र के निराकरण में काफी लंबा समय लगने की संभावना है। इस कारण आवेदक गण माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही अंतरिम भरण पोषण के आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदिका अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ एक फॉर्मल एफिडेविट भी दे दीजिएगा कि मैंने एक अंतरिम भरण पोषण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसे पढ़कर मैंने समझ लिया है, उसमें उल्लेखित संपूर्ण तथ्य मेरे निजी ज्ञान और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य व सही है, और उसका सत्यापन कर दीजिएगा। एक फॉर्मल एफिडेविट इसके साथ और लगेगा। और लास्ट में आती है प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से विनय है कि आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम भरण पोषण का आवेदन पत्र को संज्ञान में लेते हुए वही की सेम ड्राफ्टिंग रहेगी, बस यहाँ पे एक शब्द चेंज होगा, अंतरिम भरण पोषण। सीआरपीसी 125 के आवेदन में आप मेन भरण पोषण के लिए बोलते हैं और वही का वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाता है अंतरिम भरण पोषण में। बस भरण पोषण की जगह अंतरिम शब्द लग जाएगा और एक पैराग्राफ नया ये जुड़ जाएगा कि केस खत्म होने में अभी क्या है, टाइम लगेगा भाई, जब तक तो कुछ पैसे मिले पति से। बार बार कोर्ट आएंगे, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, बीमार हो गए तो इलाज का खर्चा, ये पैसा कहाँ से आएगा, पति ही देगा। तो केस तो साल 2 साल भी चल सकता है जब तक तो पैसे मिले। इसीलिए ही क्या है, अंतरिम भरण पोषण का आवेदन दिया जाता है। ऊपर 125 का जो आवेदन दिया गया है वह जब डिसाइड हो जाएगा, भले 1 साल 2 साल बाद हो, उसमें जो पैसे मिलेंगे वो फाइनल डिसीजन के बाद मिलेंगे। लेकिन जब तक केस चल रहा है जब तक तो पैसे मिले, इसीलिए क्या है, अंतरिम भरण पोषण का आवेदन
लगाया जाता है कोर्ट में। यह उसी आवेदन के साथ आप तुरंत पेश कर सकते हैं या एक साथ ही कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कोर्ट पहले क्या है इसे ही डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे ये दोनों आवेदन तैयार हो गए, सीआरपीसी 125 का मेन आवेदन भरण पोषण के लिए और केस चलते रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने का ये आवेदन। दोनों आवेदन तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद धारा 125 और धारा 125 एक सीआरपीसी के दूसरे परंतुक अर्थात अंतरिम भरण पोषण के दोनों आवेदन, शपथ पत्र और सूची सहित सभी दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट आवेदन, शपथ पत्र और सभी दस्तावेजों को चेक करती है और इसके बाद केस को एमजेसीआर में दर्ज करके केस नंबर जारी किया जाता है। केस दर्ज हो जाने के बाद और केस नंबर मिल जाने के बाद 3 दिन के अंदर तलवाना अर्थात प्रोसेस फी फॉर्म देना होता है। तलवाना देना एक प्रक्रिया है जिससे कि कोर्ट पति अर्थात अनावेदक को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन्स अर्थात नोटिस जारी कर सके। तो ये रहा तलवाना। जैसे ही दोनों आवेदन आप कोर्ट में पेश कर देंगे और कोर्ट केस नंबर जारी कर देगी, उसके तुरंत बाद आपको तलवाना देना होगा। जब आप ये तलवाना देंगे तभी कोर्ट क्या है नोटिस जारी करेगी। इस पे 5 रुपए की टिकट लगानी पड़ेगी। पर व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपए टिकट लगती है। सिविल केस में क्या है कई पक्षकार होते हैं तो उनके हिसाब से क्या है कोर्ट फीस बढ़ती जाती है। 2 पक्षकार हैं तो 10 रुपए, 3 पक्षकार हैं तो 15 रुपए। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नोटिस भेजना हो, ये तो साधारण नोटिस हो गया जो कोर्ट भेजती है अपनी साइड से। एक रजिस्टर्ड नोटिस और होता है, कोर्ट वो लिफाफा आपको दे देती है साइन करके कि जाओ इसको पोस्ट ऑफिस जाके आप भेज दो। 25 रुपए लगते हैं उसमें, लेकिन वो निकलवाना है आपको तो फिर 2 नोटिस निकलेंगे तो उसके लिए पर व्यक्ति आपको 10 रुपए कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। एक हो गई साधारण के लिए जो कोर्ट निकालेगा और एक हो गई रजिस्टर्ड नोटिस के लिए। तो 2 नोटिस हो गए, एक कोई तो पहुंचेगा कम से कम, एक ना पहुंचे तो पर व्यक्ति फिर वहां पे 10 रुपए टिकट लगेगी। लेकिन हम क्या साधारण नोटिस निकलवा रहे हैं यहाँ पे तो 5 रुपए ही देंगे। व्यक्ति एक ही है तो एक व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपए। तो अनावेदक के विरुद्ध निम्न पते पर नोटिस जारी किए जाने हेतु 5 रुपए न्याय शुल्क संलग्न है। यहाँ पे उसका नाम, अनावेदक का अर्थात पति का, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। तलवाना न देने की स्थिति में केस खारिज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 3 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा यह तलवाना जैसे ही केस रजिस्टर्ड हो जाता है आपका। या ऑर्डर शीट पे लिखा जाता है कि अगले 3 दिवस के अंदर तलवाना पेश करें, या फिर कोर्ट जितना भी टाइम दे दे आपको, 4 दिन का, नॉर्मली क्या है 3 दिन का टाइम ही देती है, उतने टाइम में आप ये तलवाना दे दें कोर्ट में, नहीं तो केस खारिज हो जाएगा आपका। जब कोर्ट में तलवाना दे दिया जाता है तो कोर्ट पति को सीआरपीसी की धारा 62 के तहत सम्मन्स अर्थात नोटिस जारी करती है। किसी को डाउट हो कि धारा 62 के तहत होता है कि नहीं होता तो जजमेंट पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद मुस्तकिम @भोला वर्सेस बीबी अनुजा खातून 1997 टू BLJR 1405। इस समन्स में यह लिखा होता है कि पति अर्थात अनावेदक के विरुद्ध पत्नी ने केस दायर किया है, अगली पेशी को पति कोर्ट में हाजिर हो और अपनी पैरवी करे, नहीं तो पति के विरुद्ध एक पक्षीय अर्थात एक्स पार्टे कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ये तलवाना दे देंगे आप, ये तलवाना पहले किसे देंगे बनाने के बाद, आप उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट के क्रिमिनल लीडर के पास जाएंगे, वो इसे वेरीफाई करेंगे, सील साइन कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप इसे कोर्ट के ऑफिस में लेके जाएंगे, वहीं से नोटिस निकलेगा तो वेरीफाई करवाने के बाद उनको ले जाके दे दीजिएगा, फिर वो अपना काम खुद कर देंगे, आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है। ये तलवाना मिलने के बाद ऑफिस क्या करेगी, ये नोटिस निकाल देगी सबब बताने के लिए नोटिस। कोर्ट का नाम आ जाएगा, पक्षकारों के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा कि आराध्या देवी ने आपके ऊपर केस किया है पतिदेव, कोर्ट में पधारिए। इसलिए तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फत किसी वकील के जिसे मुकदमे के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो, इस तारीख को दिन में 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरखास्त के खिलाफ सबब बताओ, नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जाएगा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साइन आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। तो इस प्रकार नोटिस भेजा जाता है पति को। जब आप तलवाना देंगे तब ये नोटिस निकलेगा। यह नोटिस समन्स मिलने के बाद पति को कोर्ट में हाजिर होना होता है। यदि पति पेशी के दिन कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसके खिलाफ कोर्ट एक तरफा कार्रवाई करती है और सिर्फ पत्नी के आवेदन, दस्तावेजों के आधार पर उसकी गवाही लेकर एक तरफा पति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश कर देती है। इसके बाद पति के ऊपर पैसे की वसूली की कार्रवाई की जाती है। चूंकि सीआरपीसी 125 भरण पोषण का केस अर्ध सिविल क्रिमिनल प्रकृति का होता है और भरण पोषण का आदेश सिविल कोड की डिक्री के समान होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसलिए भरण पोषण के पैसे की वसूली की कार्रवाई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 51, 55, 58, 60 और आदेश 21 के तहत भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। वही केस है रजनेश वर्सेस नेहा
क्रिमिनल अपील नंबर 730/2020। यही बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने। केस का नाम है वासु बजाज वर्सेस राकेश बजाज, MAT APPFC 226/2019। CRPC की धारा 421 के तहत भी भरण पोषण की राशि की वसूली की जा सकती है। वकील साहब और मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि किस कार्रवाई के अंतर्गत वसूली करवानी है। जैसा आवेदन देंगे वैसी कोर्ट कार्रवाई कर देगी। यदि पति नोटिस मिलने के बाद पेशी के दिन कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो पति को पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आवेदनों एवं दस्तावेजों की एक कॉपी दी जाती है। फिर पति को पत्नी के धारा 125 व धारा 125(1) CRPC के दूसरे परंतुक अर्थात अंतरिम भरण पोषण के आवेदनों को, एक आवेदन ये हो गया मेन आवेदन, एक हो गया केस चलते रहने के दौरान भरण पोषण का आवेदन, जिसे अंतरिम भरण पोषण का आवेदन कहा जाता है, कि आवेदनों का लिखित रूप से जवाब देना होता है। इस जवाब में पति पत्नी के सारे इल्जामों को अस्वीकार करता है और जवाब में लिखता है कि पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, न पत्नी धर्म का पालन करती है, न ही पुत्र वधू अर्थात बहू के धर्म का, माँ बाप से अलग रहने के लिए लड़ती है, अलग घर खरीदने के लिए कहती है, आत्महत्या करने की धमकी देती है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है। तो ये क्या है, कॉमन बातें हैं। पति जब भी जवाब देगा तो ये बातें लिखता ही लिखता है, नहीं तो डिफेंस क्या लेगा वो ऐसे केस में अपना। हाँ, यदि कोई पुख्ता सबूत है पति के पास तो उन सबूतों के आधार पर वो अपना डिफेंस ले सकता है। यदि पत्नी नौकरी करती है तो पति यह भी लिखता है कि पत्नी को भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है, पत्नी नौकरी करती है, समाज की पंचायत बुलाई थी, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में भी पेशी हुई थी, पत्नी बिना कारण के अलग रह रही है, इसलिए इसे भरण पोषण या धारा 125(1) CRPC के दूसरे परंतुक के तहत अंतरिम भरण पोषण लेने का अधिकार भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि यदि पत्नी कुछ ना भी करे तो भी पति यह लिख देता है कि पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है या सिलाई बुनाई का व्यवसाय करती है और उससे क्या है पत्नी को आय होती है। यह बात क्या है पत्नी कई बार लिख देते हैं, जिससे कि क्या है कम भरण पोषण देना पड़े। इस प्रकार पति अपना लिखित जवाब एडवोकेट के माध्यम से देता है। पति की ओर से CRPC 125 और धारा 125(1) CRPC के दूसरे परंतुक के आवेदन का लिखित जवाब आ जाने के बाद कोर्ट पहले धारा 125(1) CRPC अर्थात अंतरिम भरण पोषण के आवेदन को डिसाइड करती है कि पत्नी अंतरिम भरण पोषण पाने की अधिकारी है या नहीं। यदि है तो फिर कोर्ट उसमें अंतरिम भरण पोषण राशि देने का आदेश पति को दे देती है कि पति हर महीने की पहली तारीख को पत्नी को अंतरिम भरण पोषण की राशि देगा। यह राशि कोर्ट पति की आय के हिसाब से तय करती है कि पति की आय कितनी है, उसके पास जमीन है तो जमीन से कितनी आय होती है, इस हिसाब से ही क्या है अंतरिम भरण पोषण की राशि तय की जाती है। यही धारा 125(1) CRPC के दूसरे परंतुक अर्थात अंतरिम भरण पोषण के तहत कोर्ट पति को पत्नी के लिए अंतरिम भरण पोषण देने का ऑर्डर दे देती है, तो फिर जब तक केस चलेगा पति को केस चलते रहने के दौरान हर महीने पत्नी को भरण पोषण देना होगा। पति अर्थात अनावेदक चाहे तो इस आदेश के विरुद्ध सबसे पहले सेशंस कोर्ट, यदि वहां राहत नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में धारा 397 CRPC के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है, जिससे अंतिम भरण पोषण का आदेश खारिज करवाया जा सके या फिर पैसों को कम करवाया जा सके। इसके बाद केस में कार्यवाही आगे बढ़ती है। मजिस्ट्रेट अगली कुछ पेशियों तक हर प्रयास करते हैं कि पति पत्नी के बीच सुलह कराई जाए और वे दोनों पुनः एक दूसरे के साथ रहने लगें। इसे मध्यस्थता मीडिएशन कार्यवाही कहा जाता है। कई बार समझाने और पर्याप्त मौके देने के बाद भी पति पत्नी के बीच सुलह नहीं होती तो केस की कार्यवाही आगे बढ़ जाती है, लेकिन पति को इस बीच अंतरिम भरण पोषण के आदेश के तहत हर महीने पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी ही पड़ती है। यदि पति अंतरिम भरण पोषण के पैसे हर महीने ना दे तो पत्नी के अधिवक्ता CRPC की धारा 125(3) के तहत अंतरिम भरण पोषण के पैसों की वसूली के लिए एक और आवेदन दायर कर सकते हैं कि 4 या 5 महीने पहले अंतरिम भरण पोषण का आदेश किया गया था, लेकिन अभी तक पति ने एक पैसा भी नहीं दिया है, इसलिए पति से CRPC 125 के तहत पैसे दिलाए जाएं। पत्नी द्वारा CRPC 125(3) का आवेदन कोर्ट में दायर करने के बाद मजिस्ट्रेट पति को चेतावनी दे देते हैं कि आज के दिन या अगली पेशी तक अंतरिम भरण पोषण के जितने पैसे बकाया हैं वो पैसे पत्नी को दो, नहीं तो पतिदेव तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब पति यदि अगली पेशी तक पैसे नहीं देता तो उसे जेल भेज दिया जाता है। यह जेल 1 महीने की हो सकती है। इस बीच यदि पति के घर वाले कहीं से पैसे की व्यवस्था करके पत्नी को वो पैसे कोर्ट में दे देते हैं तो पति को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार अपनाई जा सकती है जब पति पैसे देना बंद कर दे केस चलते रहने के दौरान। तो CRPC 125(3) का आवेदन कब लगाया जाता है? जब मेन आवेदन क्या डिसाइड हो गया 125 का, या फिर अंतरिम भरण पोषण का आवेदन डिसाइड हो चुका हो और उस अंतरिम भरण पोषण में पति पैसे ना दे रहा हो, तो फिर 125(3) का आवेदन लगाया जाता है कि वो पैसे दिलाए जाएं अंतरिम भरण पोषण के।
अच्छा, जैसे केस खत्म हो गया और वहां पे क्या है, परमानेंट खर्चा बांध दिया महीने का, फिर भी पति नहीं देता है, तो उसके लिए भी आपको सीआरपीसी 125 के तहत ही केस लगाना पड़ेगा फिर से। लेकिन अभी क्या है, अंतरिम भरण पोषण के तहत पति नहीं दे रहा था, इसलिए 125(3) का आवेदन लगाया गया कि अंतरिम भरण पोषण में जो पैसे डिसाइड हुए हैं वह पैसे क्या है, पति नहीं दे रहा है। 4-5 महीने हो गए आदेश किए हुए, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक पति ने, इसलिए 125(3) के तहत वसूली करवाई जाए पैसों की। तो भरण पोषण के पैसों के वसूली के लिए ही 125(3) का आवेदन लगाया जाता है। यदि पति कहीं भाग जाए और पेशियों पर न आए तथा अंतरिम भरण पोषण की राशि न दे, तो मजिस्ट्रेट पैसों की वसूली के लिए पति अर्थात अनावेदक के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 70, 71, 72 व 73 के तहत वसूली वारंट जारी कर देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, भरण पोषण 125 के केस में क्या है या धारा 12 के केस में वसूली वारंट ही जारी किया जाता है, अर्थात पैसों की वसूली का वारंट। आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एनवीडब्ल्यू गैर जमानती वारंट भी लिख दिया है, क्योंकि वसूली वारंट की प्रक्रिया भी क्या है, इसी के तहत अपनाई जाएगी। इस वारंट को जारी करवाने के लिए भी पत्नी के एडवोकेट को तलवाना देना होता है। जो तलवाना हमने स्टार्टिंग में दिया था वही तलवाना फिर से देना पड़ेगा, लेकिन तलवाने के साथ साथ आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि ये वसूली वारंट है। इसमें भी 5 रुपए टिकट लगेगी, सेम वही रहेगा। एक चीज और जुड़ जाएगी कि जो वसूली वारंट के लिए आप तलवाना दे रहे हैं तो आपको कितनी राशि चाहिए उसमें, अर्थात पति ने कितने महीनों के पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे पति ने क्या है, 2/11/2022 से 2/11/2023 तक 12 महीने की राशि नहीं दी है। मान लीजिए अंतरिम भरण पोषण में कोर्ट ने 8,000 रुपए प्रति माह डिसाइड कर दिए कि 5,000 रुपए पत्नी के, 3,000 रुपए बच्चे के, टोटल हो गए 8,000 रुपए। तो 1 साल से पति क्या है, पैसे नहीं दे रहा, तो 1 साल में कितने हो गए, 96,000 रुपए हो गए। तो इतने रुपयों की वसूली के लिए क्या है, तलवाना दे रहे हैं, जिससे पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी हो जाए इतने पैसों का। इतनी राशि है, पति के एड्रेस घर जाओ और वसूल करके लाओ। कौन जाएगा, पुलिस वाले जाएंगे। जैसे ही ये तलवाना दे दिया जाता है, कोर्ट पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर देती है। वारंट पुलिस को भेज दिया जाता है, फिर पुलिस पति के घर पहुंच जाती है। हो गई पुलिस की एंट्री। यहाँ पे अब बहुत देर से केस चल रहा था, कहीं पुलिस का नाम नहीं आ रहा था, अब आ गया पुलिस का नाम। ये हो गई पुलिस की एंट्री सीधा घर के बाहर पति के। अब यहाँ पे भी क्या है, 2 स्थितियां बनती हैं। पहली तो ये कि या तो अंतरिम भरण पोषण के जो पैसे देने हैं और पति ने वो पैसे दिए नहीं है, 96,000 रुपए, वह पैसे पति पुलिस को तुरंत देकर गिरफ्तारी से बच सकता है। और दूसरी कि पुलिस को अंतरिम भरण पोषण के पैसे न देने की स्थिति में पुलिस पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर देती है। अब यहाँ पे फिर पुलिस अरेस्ट कर लेगी यदि पैसे नहीं देगा तो। यदि वहीं पैसे दे देता तो छूट जाता, नहीं दे रहा तो पुलिस उठा के क्या कोर्ट में ले आएगी। फिर कोर्ट में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट पति को पैसे देने के लिए कहते हैं। यदि पति उसी दिन कोर्ट उठने तक अर्थात शाम के 5 बजे तक, 5 बजे कोर्ट क्या है बंद हो जाती है, तो इतने टाइम तक पैसे दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं तो जेल भेज दिया जाता है। जब जब पति पैसे देने में देरी करेगा यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी केस चलते रहने के दौरान। मान लीजिए मेन आवेदन अर्थात 125 के आवेदन में भी क्या है, भरण पोषण बांध दिया गया है परमानेंट, और वहां पे पति पैसे नहीं दे रहा है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 125(3) के तहत आवेदन दिया जाएगा और वहां पे भी ऐसे ही वसूली की कार्रवाई होगी। चूंकि सीआरपीसी 125 का केस समरी ट्रायल केस होता है, इसलिए इसमें प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वह सीआरपीसी के अध्याय 20 और 21 की अपनाई जाती है। इसी अनुसार केस में आगे बढ़ते हुए कोर्ट गवाही के लिए एक दिन नियत करती है। गवाही अर्थात मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण। पहले पत्नी की गवाही होती है। इसमें पहले पत्नी का मुख्य परीक्षण पत्नी के एडवोकेट द्वारा किया जाता है। इसमें पत्नी पूरी घटना बताती है। मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद पति के इल्जामों को झूठा साबित करने के लिए पति के एडवोकेट पत्नी से सवाल करते हैं। इसे प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। फिर यह गवाही हो जाने के बाद क्या है, पति की गवाही होगी, उसका भी मुख्य परीक्षण होगा और फिर पत्नी के एडवोकेट पति से क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इस प्रति परीक्षण में जो पक्ष एक दूसरे के बयानों को गलत साबित कर दे, जैसे बयानों में मतभेद होना, एक दूसरे के साथ रहने का कारण न बता पाना, या फिर पत्नी द्वारा 125 के आवेदन और पति के द्वारा जो उसका जवाब दिया गया है उनसे हटके गवाही देना, या बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना या बातों को छुपाना आदि, जो पक्ष गवाही में इन बातों को सामने ले आए उसका पक्ष केस में मजबूत हो जाता है। पति या पत्नी के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई सबूत हो, जैसे सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो या फोटोग्राफ्स, तो इनको भी वह एक दूसरे के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अर्थात सीसीटीवी हो गया, मोबाइल वीडियो हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, जो क्या है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाले गए हैं,
तो ऐसे दस्तावेजों को क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहा जाता है। तो जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को क्या है कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके लिए धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देना होता है। प्रमाण पत्र बनाकर ऐसे सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश कर सकते हैं। प्रमाण पत्र बनाकर कौन देगा? जिस दुकान से भी आप सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो या फोटोग्राफ्स का प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, वही व्यक्ति क्या है प्रमाण पत्र बनाकर देगा। वो व्यक्ति क्या प्रमाण पत्र में लिख कर देगा कि इस व्यक्ति ने मुझे मोबाइल दिया था, जैसा दिया था मैंने वैसा ही ले लिया, जैसे फोटोज या वीडियोस थे मैं वहीं के वहीं कन्वर्ट करके या प्रिंट आउट निकाल के या पेन ड्राइव में डालकर दे रहा हूँ, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जैसे मुझे मिले थे मैंने वैसे ही दे दिए, कहीं भी कोई काट छांट या जोड़ तोड़ नहीं की गई है। इस प्रमाण पत्र में वह व्यक्ति यह लिख कर देगा। इसके बाद ही वह कोर्ट में पेश किया जा सकता है, नहीं तो कोर्ट उसे लेने से मना कर देगी यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के तहत पति के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वो पत्नी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहा है, जैसे कि पत्नी चरित्रहीन है, मुंह काला करती है, पराये मर्द से संबंध है, इस प्रकार के इल्जाम यदि पति पत्नी पर लगाता है तो पति के पास इस बात के पुख्ता सबूत होने चाहिए, नहीं तो पति के विरुद्ध स्त्री के ऊपर लांछन लगाने, शाब्दिक लज्जा भंग करने या न्यायालय की अवमानना करने आदि के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। दोनों पक्षों की गवाही और रिकॉर्ड पर लगे दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट या तो भरण पोषण दिलाने से इंकार कर देती है या फिर पति को भरण पोषण राशि देने का आदेश कर देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी द्वारा दायर किया गया भरण पोषण का आवेदन तभी खारिज किया जा सकता है जब पति संदेह के परे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट यह सिद्ध कर दे कि पत्नी अच्छी तरह से शिक्षित है और पैसे कमाने या नौकरी करने में सक्षम है, पत्नी के नाम पर पर्याप्त संपत्ति है जिससे उसे अच्छी आय होती है, पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, या फिर पत्नी के ऊपर पति या उसके घर वालों द्वारा किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं की गई। इतनी चीजें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी यह स्थिति बन सकती है कि पत्नी का आवेदन खारिज कर दिया जाए, नहीं तो आमतौर पर क्या है खर्चा बांध दिया जाता है, भरण पोषण की राशि देनी पड़ती है। यदि इनमें से कुछ भी संदेह के पर सिद्ध अर्थात साबित न हो पाए तो कोर्ट स्थायी भरण पोषण का आदेश कर देती है, अर्थात सीआरपीसी 125 का जो मेन आवेदन था उसके तहत स्थायी भरण पोषण का आदेश कर देती है, अर्थात पति को जीवन भर पत्नी को भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे जब तक कि पत्नी द्वारा भरण पोषण के नियमों का उल्लंघन न हो जाए। मतलब जीवन भर पैसे देने पड़ेंगे, पति कभी बच सकता है पैसे देने से जब पत्नी क्या है नियमों का उल्लंघन कर दे भरण पोषण के। वह नियम क्या है? यदि पत्नी के किसी गैर मर्द से अवैध संबंधों, अवैध संबंध अर्थात हिंदी में कहा जाता है संभोग, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, अरबी में कहते हैं जिमा और उर्दू में कहते हैं जिनसी सोहबत। धारा 125(4) सीआरपीसी में स्पष्ट लिखा है कि यदि पत्नी के किसी गैर मर्द से अवैध संबंध हो तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण राशि पाने की कोई हकदार नहीं है। अब पति यह सिद्ध कर दे, कैसे कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है, सीसीटीवी, फोटोज, वीडियोस। पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही हो, यह भी लिखा है सीआरपीसी की धारा 125(4) में। पत्नी को अपनी इच्छा से पति से अलग रहना है, या फिर पत्नी यदि स्वयं भरण पोषण का अधिकार छोड़ देती है, या फिर धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री पति के पक्ष में पारित कर दी गई हो। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का केस कब लगाया जाता है? जैसे ही पत्नी 125 सीआरपीसी का आवेदन लगाती है कोर्ट में भरण पोषण के लिए, पति के पास यह रेमेडी है कि धारा 9 का आवेदन लगा दे कि साहब हम तो इसको रखने को तैयार हैं, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना अर्थात एक साथ रहने का अधिकार। तो भैया हम तो मरे जा रहे हैं इसके साथ रहने के लिए, ये पत्नी हमको छोड़ के भाग जाती है बिना किसी कारण के, तो कोर्ट इसको आदेश करे कि हमारे साथ आके रहे, काय का भरण पोषण पर यहाँ पे पत्नी मजबूर हो गई। फिर यदि उसके पास पर्याप्त कारण नहीं है अलग रहने का तो कोर्ट आदेश कर देगी कि पत्नी पति के साथ रहो। यदि नहीं रहती तो स्थिति कौन सी बन गई? दूसरी वाली, कि जब पत्नी बिना किसी कारण पति से अलग रह रही हो तो भरण पोषण पाने की कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए धारा 9 का केस लगाया जाता है। या फिर पत्नी ने कानूनी रूप से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली हो, कानूनी रूप से अर्थात कोर्ट से तलाक ले लिया हो। स्टाम्प पर तलाक मान्य नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। कुछ होशियार कौए रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, ओवर स्मार्ट, वो अपने आप को ही वकील समझ लेते हैं, वो ही अपने आप को मजिस्ट्रेट समझ लेते हैं और स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं कि हमने तलाक ले लिया, अब हम अलग अलग रहेंगे, हम शादी कर सकेंगे, एक दूसरे की उंगली नहीं करेंगे फालतू में। मतलब कुछ भी, वो स्टाम्प 2 कौड़ी का है, ध्यान रखिएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से तलाक किसके यहाँ होता है? एडीजे की कोर्ट से होता है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
या फिर जिला न्यायाधीश या फिर फैमिली कोर्ट, इन तीनों के पास पावर है तलाक देने की। तलाक देंगे कैसे? क्योंकि सिविल नेचर का केस है तो इसमें डिक्री पारित की जाती है, तलाक की डिक्री कहलाती है। तो जब तक वो नहीं मिलेगी आप सिद्ध कैसे करेंगे कि आपका तलाक हो गया? क्योंकि तलाक की डिग्री देने की पावर कोर्ट के पास ही है। कहाँ कानून में लिखा है भैया कि स्टाम्प पर तलाक हो जाता है? हाँ, ये जरूर है कि वो स्टाम्प आपके बाद में काम पड़ सकता है, आप उस स्टाम्प को एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन इस सस्ते नशे में बिल्कुल मत रहिएगा कि स्टाम्प पर तलाक हो जाता है। यदि ऐसी परिस्थितियां ना हो तो वहां कोर्ट पति को आदेश देती है कि पति जीवन भर पत्नी के भरण पोषण हेतु हर महीने पैसे देगा, जितने पैसे देने का कोर्ट आदेश कर दे। यहाँ पर महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि पति कोर्ट और पत्नी से बात करके एक बार में ही भरण पोषण का केस हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। वह इस प्रकार कि एक बार में ही पत्नी को इकट्ठे पैसे दे दे, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अपनी हैसियत के हिसाब से, और पैसे देकर हमेशा के लिए भरण पोषण के पैसे देने से मुक्त हो सकता है। फिर पत्नी को कोर्ट में वहां पर इस प्रकार के बयान देने होंगे कि मैंने एक मुश्त भरण पोषण राशि 10 लाख रुपए या जो भी डिसाइड हुआ हो दोनों के बीच में, वह राशि अनावेदक अर्थात पति से प्राप्त कर ली है। अब मैं आगे कोई भरण पोषण राशि प्राप्त कर पाने की वैधानिक अधिकारी नहीं रहूंगी, ना ही अनावेदक और उसके परिवारजनों से कोई लेनदारी या देनदारी बकाया है। मैंने अनावेदक व उसके परिवारजनों से अपना संपूर्ण स्त्री धन और विवाह में उपहार स्वरूप भेंट किया गया सभी सामान प्राप्त कर लिया है। देखिए, दहेज शब्द यूज मत कीजिएगा कहीं भी, क्योंकि दहेज देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। इसलिए घुमा फिरा के ऐसा लिखा है कि संपूर्ण स्त्री धन और विवाह में उपहार स्वरूप भेंट दिया गया सामान। उपहार अर्थात गिफ्ट देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दहेज देना जुर्म है, इसलिए बात को घुमा के रखना पड़ता है। दहेज शब्द यूज कर दिया आपने तो आप भी गए और वो सामने वाली पार्टी भी गई, पर चल आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। तो दहेज शब्द कहीं भी मेंशन मत करिएगा, यह बात ध्यान रखिएगा कि हमने दहेज दिया था। ऊपर आवेदन में भी कहीं मत लिख दीजिएगा गलती से भी, क्योंकि दहेज देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। तो इसको ऐसे लिखिएगा कि स्त्री धन अर्थात सोने चांदी के जेवरात जो स्त्री का धन होता है, और उपहार स्वरूप भेंट किया गया सामान विवाह में। तो सभी सामान प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में ना मैं कोई दावा करूंगी और ना ही किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही करूंगी, और अनावेदक अर्थात पति के विरुद्ध की जा रही समस्त कानूनी और अन्य कार्रवाइयां समाप्त कर दूंगी तथा ना ही भविष्य में इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या अन्य कार्रवाई करूंगी। यह गवाही पति के एडवोकेट द्वारा कराई जाती है। मजिस्ट्रेट चाहे तो स्वयं भी यह बयान लेकर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे, ये काम एडवोकेट को ही करना पड़ता है, उनको ऐसी गवाही करवानी पड़ती है। यह भी एक प्रकार से क्या है, राजीनामा ही हो गया कि एक बार में पैसे देकर मुक्त हो जाओ, आप भी अपना जीवन जियो, पत्नी भी अपना जीवन जिए। तो इसे एक प्रकार से राजीनामा कह सकते हैं। इस प्रकार पति एक बार में ही जीवन भर की भरण पोषण राशि देने से बच सकता है, और इस प्रकार भरण पोषण का केस 4 स्थितियों के अनुसार समाप्त हो जाता है और उसमें आदेश अर्थात निर्णय कर दिया जाता है। या तो भरण पोषण का केस खारिज हो जाता है, या पति को जीवन भर भरण पोषण पत्नी को देना पड़ता है, या एक मुश्त भरण पोषण देकर केस समाप्त किया जा सकता है, या फिर पत्नी स्वयं भरण पोषण के लिए मना कर केस को खत्म कर दे। इस प्रकार क्या है, केस खत्म हो जाता है। कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं, आइए देख लेते हैं। पहला, सीआरपीसी की धारा 127 के अधीन यदि परिस्थिति बदल जाती है तो पत्नी या पति सीआरपीसी की धारा 127 के तहत अंतरिम भरण पोषण या स्थायी भरण पोषण के आदेश को बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों की स्कूल फीस बढ़ जाना, या पत्नी बच्चों में से किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाना, तो पत्नी भरण पोषण के पैसे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार यदि पत्नी की नौकरी लग जाए या कहीं से कोई संपत्ति प्राप्त हो जाए या पत्नी दूसरी शादी कर ले, तो पति भी भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की राशि खत्म करवाने या कम करवाने के लिए सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन कर सकता है। दूसरा, धारा 128 सीआरपीसी, यदि पति अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण के पैसे देने से बच रहा है और कहीं दूसरी जगह रहने लगा है, जिससे कि पुलिस या कोर्ट से बच सके और भरण पोषण के पैसे न देने पड़े, और आवेदिका अर्थात पत्नी को यह पता चल जाए कि पति किस नई जगह रहने लगा है, तो पत्नी कोर्ट को पति का नया पता बताकर भरण पोषण के पैसे वसूल करवा सकती है। पुनः नए पते पर वसूली वारंट जारी किया जाएगा, और इसी धारा के तहत पत्नी को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आदेश की नकल मुफ्त अर्थात निःशुल्क में दी जाएगी। पत्नी को आदेश की कॉपी देने के लिए उससे पैसे नहीं मांगे जा सकते। तीसरा, यदि पत्नी पति को बच्चों से नहीं मिलने देती या बात नहीं कराती, तो पति अपने बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि पत्नी अगली पेशी पर बच्चों को लेकर आए, जिससे एक पति अपने बच्चों को देख सके, उनके हालचाल ले सके। कई बार क्या होता है,
पत्नी कई महीनों तक या कई सालों तक बच्चों से नहीं मिलने देती, तो ऐसी स्थिति में यदि केस चल रहा है तो पति उसी कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि बच्चों से मिलने दिया जाए। तो कोर्ट फिर पत्नी को आदेश दे देगी कि अगली पेशी पर बच्चों को लेकर आओ मोहतरमा तुम, नहीं तो सीआरपीसी धारा 97, 98, 99, 100 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां कहीं भी छुपा कर रखा होगा बच्चों को, घर तोड़कर, आसमान फाड़कर उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। पुलिस जाएगी फिर, और जहां कहीं भी बच्चे मिलेंगे वहां से उनको कोर्ट में ले आएगी। फोर्थ, यदि सूचना के अधिकार के तहत अर्थात आरटीआई के तहत पति या पत्नी कोई जानकारी देने से मना कर देते हैं, उदाहरण के लिए अपनी सैलरी बताने से, तो दूसरा पक्ष अर्थात पति या पत्नी कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं कि उस संस्था जिसमें वह नौकरी करता है वह संस्था इस बात की जानकारी दे। ऐसी स्थिति में कोर्ट उस संस्था के अधिकारी को जानकारी देने का आदेश करती है, और यदि वह संस्था जानकारी नहीं देती तो इसे न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, और उस संस्था के अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भाई आपने आरटीआई लगाई, तो जिस संस्था में आरटीआई लगाई है वह संस्था उस व्यक्ति से पूछेगी कि सूचना के अधिकार के तहत तुम्हारी जानकारी मांगी गई है। अब यदि मना कर देता है तो फिर वहां पे आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप कोर्ट में आवेदन लगाएंगे कि जानकारी मांगी थी आरटीआई के तहत लेकिन जानकारी नहीं दी गई, तो कोर्ट फिर क्या है, पूरी संस्था को वहीं खड़ा कर देगी कोर्ट में बुला के, कोर्ट अपनी पे आ जाए तो फिर अधिकारी को ही बुला लेगी, अधिकारी फिर सारी जानकारी देगा। 5वां धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मैं आपको बता चुका हूं कि साथ रहने का अधिकार, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, इसके तहत पति या पत्नी केस लगा सकते हैं। यदि कोर्ट आदेश कर देती है कि साथ में रहो और फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो पति चाहे तो इस डिग्री को क्या है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर सकता है कि साथ रहने को कहा गया है, लेकिन ये फिर भी साथ नहीं रह रही है पत्नी, तो पत्नी क्या है भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है क्योंकि बिना कारण के अलग रह रही है। और इसी धारा 9 के आदेश के तहत क्या है, कोर्ट में धारा 13 के तहत तलाक का आवेदन भी दिया जा सकता है कि अब साथ ही नहीं रह रही है तो फिर शादी किस काम की, इसलिए धारा 13 के तहत क्या तलाक दे दिया जाए। 6, केस खत्म होने के बाद जहां पति को स्थायी रूप से प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश किया गया है और पति पैसे देना बंद कर दे, तो पत्नी धारा 125(3) सीआरपीसी का आवेदन दायर करके पति से पैसों की वसूली करवा सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 125(3) के परंतुक के तहत पत्नी पिछले 1 वर्ष तक के पैसे ही वसूल सकती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष से ज्यादा की वसूली है, जैसे कि 1 वर्ष 6 माह की, तो वहां सिर्फ पिछले 1 वर्ष तक के पैसे ही दिलाए जा सकते हैं, 6 माह के नहीं दिलाए जाएंगे। अर्थात मान लीजिए 1.5 साल की वसूली है, 1.5 साल के पैसे लेने हैं, तो लास्ट 1 ईयर अर्थात 1 साल की वसूली कर सकती है। पत्नी ये 6 माह एक्स्ट्रा जो है इनकी वसूली नहीं कर पाएगी, क्योंकि 125(3) के परंतुक में स्पष्ट लगा है कि वसूली सिर्फ 1 साल के पैसे की ही की जा सकती है। भले ही पति 3 साल से क्यों न दे रहा हो, आपको तुरंत आवेदन लगाना चाहिए था यदि पति पैसा नहीं दे रहा था तो। और यहाँ पर एक बात और ध्यान आई कि पत्नी भरण पोषण जो राशि मांग सकती है, भले ही अंतरिम भरण पोषण के तहत मांगे या मेन आवेदन के तहत मांगे, वह राशि क्या है 40% से ऊपर नहीं हो सकती। मान लीजिए पति की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो पत्नी को भरण पोषण सिर्फ 40,000 रुपए तक मिल सकता है, उससे 1 रुपए ऊपर नहीं मिलेगा। खैर इतना भी नहीं मिलता, 20-30 हजार रुपए मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन वो पैसा यदि सैलरी 1 लाख रुपए है तो 40% ही रहेगा, 40% से ऊपर भरण पोषण राशि नहीं मिल सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। और 7th, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण अर्थात सीआरपीसी 125 और धारा 12 डीवीए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो अंतरिम भरण पोषण और भरण पोषण क्या है, दोनों केसों में ही मांगा जा सकता है। मतलब आप दोनों केस एक साथ दायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक दायर कर दिया उसमें भरण पोषण मांग लिया तो आप दूसरा केस दायर नहीं कर सकते, उसमें नहीं मांग सकते। आप दोनों केस एक साथ दायर कर सकते हैं और दोनों में भरण पोषण मांग सकते हैं। यह कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा शोम निखिल दनानी वर्सेस तान्या बेनोन दनानी SLA क्रिमिनल नंबर 6005 ऑफ 2019। तो ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरी प्रोसेस भरण पोषण केस की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी PDF आज से 3 दिन बाद अपलोड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियांक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।